Audio Jungle। हेलो साथियों, नमस्कार। रेट सी डेट 2025 एसएसटी वन लाइनर जी की हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुल 60 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और ये सीरीज चल रही है 20 नंबर वाली। अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो वो सीरीज अवश्य देखिएगा। सभी सीरीज आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप रेट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है एसएसटी वन लाइनर जी के। हम यहाँ पर विस्तृत रूप में देखने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन को। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। बिना देरी किए हुए सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था। जैन धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था तो यहाँ याद रखना है वल्लभी। वल्लभी कहाँ? गुजरात में है। द्वितीय जैन संगीति 1512 इसका आयोजन किया गया और इस संगीति में 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। साथियों कितने अंगों को लिपिबद्ध किया? 11 अंगों को लिपिबद्ध किया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो देवार्दिक शर्मन ने की थी इसकी अध्यक्षता। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, शाहबाज गड्डी में अवस्थित अशोक के शिलालेख हैं खरोष्टी लिपि में। किसमें है ये? खरोष्टी लिपि में है। और शाहबाज गड्डी वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। अशोक के उत्तर पश्चिम के शिलालेख में खरोष्टी व अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। और इन अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता किसने प्राप्त की? तो पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ये 1527 में। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई, ये आप यहाँ पर याद रखें। खानवा के युद्ध ने भारत में मुगल शासक की स्थापना की और अंतिम बाधा को समाप्त कर दिया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को ग्वालियर, अजमेर, मारवाड़ के शासकों तथा अफगानों का साथ मिला। मुगल शासक बाबर ने इस युद्ध को जेहाद नाम देते हुए शराबबंदी की घोषणा की। तो यह है खानवा का युद्ध जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है। किस शासक के द्वारा इसकी स्थापना होती है? कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख भी इन्हीं के मिलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध केंद्र था। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था और स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। 5वां क्वेश्चन देखो, मणिग्राम और नानादेशी क्या है? चोल शासन में मणिग्राम व दक्षिण भारत में नानादेशी प्रसिद्ध व्यापारिक संघ थे। ये संघ कांची मामलपुर में स्थित थे। मणिग्राम व्यापारिक श्रेणी केवल आंतरिक व्यापार करती थी जबकि नानादेशी व्यापारिक श्रेणी विदेशों से व्यापार करती थी। तो यह है मणिग्राम और नानादेशी। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं के द्वारा निर्मित कराए गए थे? तो चंदेल वंश याद रखेंगे यहाँ पर। और खजुराहो के मंदिर कहाँ? मध्य प्रदेश। इसका निर्माण 950 से लेकर 1050 के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। यह मंदिर शैव जैन धर्म से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप रिवीजन के हिसाब से ये सीरीज देख रहे हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी आप इसे देख सकते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण होता है और आगरा के किले में भी मोती मस्जिद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कब करवाया था? तो 1659 से लेकर 1660 तक, याद रखना यहाँ पर। इसका प्रयोग औरंगजेब ने निजी रूप से इबादत के लिए किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपनी बेगम के लिए करवाया था। मस्जिद छोटे आकार की और 3 गुंबद है और इस मस्जिद को बनाने में कौन सा पत्थर काम में लिया गया? इसे बनाने में सफ़ेद संगमरमर काम में ली गई। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे मोती मस्जिद के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी कौन था? प्लिनी कौन था? ये एक रोमन विद्वान था जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया और इसकी प्रमुख कृतियां याद रखेंगे यहाँ पर, लाइफ ऑफ पोपिनियस और डूबियस लैंग्वेज। 9वां क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अष्टाध्यायी संस्कृत में लिखी गई ये प्रथम व्याकरण पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और अष्टाध्यायी के बारे में आप याद रखेंगे, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। और यह प्रथम व्याकरण पुस्तक है। महाभारत किसने लिखी? वेदव्यास के द्वारा। रामायण वाल्मीकि। गीत गोविंद जयदेव। राजतरंगिणी तो नारायण तीर्था। स्वरमेल कलानिधि रामा माते। और हृदय कौतुक ये हृदय नारायण देव के द्वारा लिखी गई। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो तो ये अन्वेषक था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों को राजकुमार। इसका वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में है। 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत में आया था ये। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को देखो, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो वह भाषा थी साथियों फारसी। और दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 तक 5 वंशों के सुल्तानों ने क्या किया? शासन किया। इसमें तुर्क अफगान जातियों के शासक भी शामिल थे। दिल्ली सल्तनत में प्रशासकीय भाषा के रूप में फारसी भाषा को स्थान दिया गया। दिल्ली सल्तनत में के कई सुल्तान फारसी भाषा के जानकार और रचनाकार भी थे। सिकंदर लोदी ने फारसी भाषा में कविताओं की रचना की। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में इसे दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया। और यहाँ पर सिकंदर लोदी का मूल नाम की बात करें तो याद रखना निजाम खां। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या है? निजाम खां। 12वां क्वेश्चन देखो, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? विश्व शांति का विचार अकबर ने आगे बढ़ाया। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो वो है अकबर। धार्मिक वैमनस्यता को दूर करने के लिए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया। अकबर का मानना था कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक समान है। इसे उसने सुलह ए कुल की संज्ञा दी। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना की। किसकी स्थापना? दीन ए इलाही की स्थापना 1581 में की। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? मुगल शासन प्रणाली में दीवान ए तन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? दीवान ए तन, इसका मुख्य कार्य क्या था? वेतन संबंधी मामलों को देखना इसका मुख्य कार्य था साथियों। दीवान ए तन एक महत्वपूर्ण विभाग था। इस विभाग का संबंध वेतन संबंधी मामलों की देखरेख करना। यह दीवान ए तन मुगल प्रशासन के 5 प्रमुख विभागों में शामिल था। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी है? तो दृश्य सर्वे सामग्री सबसे उपयोगी है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऐड कर दिया। चलो कोई बात नहीं, विकल्प से याद रखना यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया। शेरशाह ने हुमायूं को परास्त किया, तो वह है चौसा का युद्ध, और ये 1539 में हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच 17 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में किसकी विजय हुई? तो शेरशाह की इसमें विजय होती है और हुमायूं पराजय हो जाता है। हुमायूं की यहाँ पर हार हो जाती है साथियों। इस विजय के साथ पूर्वी भारत में शेरशाह का वर्चस्व स्थापित होता है, और इस युद्ध में जीतने के बाद शेरशाह ने आलम सुल्तान उल आदित्य की उपाधि ग्रहण कर ली। किसकी उपाधि ग्रहण करी इसने? शेरशाह ने आलम सुल्तान उल आदित्य, ये उपाधि इसने ग्रहण की। और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में पराजित होने पर हुमायूं को दिल्ली की सत्ता से वंचित होना पड़ा। परिणाम स्वरूप शेरशाह दिल्ली का क्या हो गया? शासक बनने में सफल हुआ। 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप में कब प्रारंभ हुआ? ये सिंह सभा आंदोलन विस्तृत रूप से कब शुरू हुआ था? तो 19वीं शताब्दी याद रखेंगे। सिखों में सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 में होती है, और ये संगठन अमृतसर पंजाब में गठित किया गया। और सिंह सभा का गठन ब्रह्म समाज, आर्य समाज और अलीगढ़ आंदोलन, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की प्रतिक्रियाओं में किया गया। इस सभा का उद्देश्य सच्चे सिख धर्म का प्रचार प्रसार करना और सिख धर्म के गौरव को पुनर्स्थापित करना। सिंह सभा ने पंजाबी भाषा, गुरुमुखी लिपि के प्रचार प्रसार को भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया। तो ये था सिंह सभा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पर रौलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया, क्योंकि रौलेट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया? इसने भारतीय जनता की स्वतंत्रता का क्या किया? हनन किया। रौलेट अधिनियम 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उभार को समाप्त करने के लिए सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इस कानून का प्रस्ताव रखा, जो ब्रिटिश संसद से पारित होकर रौलेट एक्ट बना। इसके अंतर्गत भारतीय व्यक्ति को संदेह होने की स्थिति में गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, और इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील कानून भी कहा गया। इस कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखो, हम यहाँ पर पूरा कंटेंट क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है पूरा कंटेंट लिखने में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला थी वो थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट, ये याद रखना यहाँ पर। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, और इसने थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी नेतृत्व किया। 1914 में होम रूल लीग का गठन किया गया। 1914 में होम रूल लीग, और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे A.O. ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो W.C. बनर्जी का नाम याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तो यह है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस राज्य से था? तीन कटिया व्यवस्था ये बिहार से संबंधित है, और बिहार के चंपारण में नील की खेती के दौरान इसे अपनाया गया था। नील की खेती करने वाले जमींदारों ने किसानों को उनकी कुल जमीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती को अनिवार्य बना दिया था। इस प्रणाली को ही तीन कटिया कहा जाता है।
किसानों के इस शोषण को देखते हुए चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। अप्रैल 1917 में गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन देखो, 20 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन की बात करें तो साथियों 1936 याद रखना। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किया गया था। स्वामी सजानंद इस संगठन के पहले अध्यक्ष रहे। एन.जी. रंगा को सचिव नियुक्त किया गया। एन.जी. रंगा को सचिव नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संबोधित किया गया। इस अधिवेशन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। किसान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1 सितंबर 1936 को। अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय किसान सभा ने बैनर के रूप में लाल झंडे को अपनाया। शीघ्र ही इसके नेता कांग्रेस से प्रत्यक्ष कम्युनिस्ट के निकट होते गए। क्वेश्चन है 21 नंबर का, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर, ये याद रखेंगे यहाँ पर। और पृथ्वी के घूर्णन में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री प्रति घंटा है। और पृथ्वी का अक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है पृथ्वी का अक्ष कितना झुका होता है, तो 23.5 डिग्री। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत किसकी बनी होती है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत की बात करें तो साथियों आपको याद रखना है निकिल और लोहे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत निकिल और लोहे की बनी होती है। और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है, क्रोड। और यह निकिल व लोहे से निर्मित होती है। क्रोड की औसत गहराई कितनी है? तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे 6378 किलोमीटर। पृथ्वी की क्रोड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पृथ्वी की क्रोड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। तो सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप अगर ध्यान से गहनता से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपका कंटेंट यहाँ पर पूरी तरह तैयार हो रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्लास को कहाँ तक देखते हैं, कितने क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेंड करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। यू आकार की घाटी, तो ये हिम नदी द्वारा। यू आकार की घाटी पर्वतीय ग्लेशियर की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है हिम नदी द्वारा। और ये यू आकार की घाटी पर्वतीय ग्लेशियर की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। और क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी वह है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में प्रभावित होती है। उद्गम कहाँ से होता है इसका? तो मानसरोवर निकट चेमायुंगदुंग नामक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर याद रखना यहाँ पर। तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? इस नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो नदी के नाम से। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं साथियों। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? देहांग। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है किस नदी के बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और यह विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है। अब देखो यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है तो अंध महासागर के पश्चिम किनारे पर यह पाई जाती है। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म महासागरीय धारा है। यह जलधारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है तथा उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट में प्रवाहित होती है। इस जलधारा के गर्म होने पर
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है और ये चक्रवातों की तीव्रता को बढ़ाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, रिक्टर पैमाने का आधार है। रिक्टर पैमाने का क्या आधार है? तीव्रता। और भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। चार्ल्स एफ रिक्टर ने वर्ष 1935 में भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का निर्माण किया। इस उपकरण के माध्यम से भूकंप की तीव्रता को या भूकंप की तरंगों को आंकड़ों में बदला जाता है। इस पैमाने पर 1 से 10 तक अंकों के आधार पर भूकंप का वेग मापा जाता है और रिक्टर स्केल पर 7.0 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। ये आप यहाँ पर इसके बारे में याद रखेंगे, रिक्टर पैमाने के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? अब यहाँ पर आपको बताना है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वह है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये परसेंट याद रखना यहाँ पर, ऑक्सीजन 21%। 28 नंबर का क्वेश्चन, परतदार चट्टान कौन सी है? परतदार चट्टान, तो वह है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती है। 29 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, यूराल पर्वत अलग करते हैं। यूराल पर्वत क्या अलग करते हैं, किसको अलग करते हैं? तो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं यूराल पर्वत। मलोका क्या है? एक प्रकार का घर है ये मलोका, और जिसका निर्माण दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनजातियों द्वारा किया जाता है। और कोलंबिया तथा ब्राज़ील स्थानीय निवासी इस प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं। कोलंबिया तथा ब्राज़ील स्थानीय निवासी इस प्रकार के घरों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और मलोका का निर्माण एक खुले मैदान में किया जाता है जहां एक ही रिश्ते के कई परिवार साथ निवास करते हैं। आगे बात करते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? ब्लैकफुट इंडियन है। ब्लैकफुट इंडियन तो उत्तरी अमेरिका का एक जनजातीय समुदाय है। यह मोंटाना, अल्बर्टा तथा सास्कोचेवान इत्यादि कनाडाई प्रांतों में यह समुदाय पाया जाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। मेयान ज्वालामुखी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है? फिलिपींस। फिलिपींस याद रखें यहाँ पर। और फिलिपींस के लुजोन द्वीप में ये स्थित है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये। 2014 में मेयान ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के कारण हजारों लोगों ने लुजोन द्वीप से क्या कर लिया? पलायन कर लिया। मेयान ज्वालामुखी को फिलिपींस का फ्यूजियामा भी कहा जाता है, तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। वर्ष 1938 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 1938 में। और 2000 में इसका नाम परिवर्तित करके मेयान ज्वालामुखी प्राकृतिक उद्यान कर दिया। तो यह है इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। 33 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण लंदन में हुआ था साथियों। 1863 में लंदन ब्रिटेन में किया गया। यह रेल सेवा पेडिंगटन से फेरिंगटन रेलवे स्टेशनों के बीच संचालित की गई। उस समय भाप द्वारा ट्रेनों का संचालन किया जाता था। वर्ष 1905 में इस भूमिगत रेलवे में रेलगाड़ियों का परिचालन बिजली से किया गया। वर्तमान में भूमिगत रेलवे को मेट्रो रेल, रैपिड रेलवे आदि नामों से इसको जाना जाता है। और एशिया में सबसे पहले भूमिगत रेलवे का संचालन जापान में किया गया था। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है साथियों। इसके बाद में देखो यहाँ पर 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, लौटते हुए मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है। तो समुद्र से स्थल की ओर बहती है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में या विषय से संबंधित है, वह क्या कहलाती है? भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, वह क्या कहलाती है? तो वह
जनसांख्यिकी कहलाती है साथियों, जनसांख्यिकी। और जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध शाखा के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? जीटी ट्रिवार्था को। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। भूगोल का विकास वर्ष 1980 के दशक में हुआ था, यह भी आप यहाँ पर नोट करेंगे साथियों। 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, सुनहरी जरी किसकी किस्म है? सुनहरी जरी किसकी किस्म है? तो यह सिल्क की किस्म है। बनारसी साड़ियों में सिल्वर जरी, गोल्डन जरी को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। गोल्डन जरी एक परंपरागत रेशमी धागा है जिसका उपयोग बनारसी साड़ियों के निर्माण में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कांजीवरम साड़ियों का बॉर्डर बनाने में भी किया जाता है। तो ये हैं आपकी सुनहरी जरी। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय हैं? तो पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ये जनसंख्या घनत्व याद रखना। यहाँ पर पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या है? जनसंख्या घनत्व है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या को उस स्थान का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 है, और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। तो ये दोनों ही फैक्ट आप यहाँ पर याद रखें। इसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन है 38 नंबर का, मक्का का जन्म स्थान। मक्का सबसे पहले अमेरिका से लाई गई थी भारत में है। मक्का का जन्म स्थान है अमेरिका। और मक्का खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है साथियों। और ये मोटे अनाज की श्रेणी में आती है। इसे बलुई, दोमट, चिकनी मिट्टी में उपजाया जाता है। भारत में मक्का उत्पादन 1600 के आसपास आरंभ हुआ था। भारत में मक्का पुर्तगालियों के माध्यम से अमेरिकी देशों से लाया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ पर। भारत में मक्का खाद्यान्न फसल की तरह उपजाया जाता है, जबकि अमेरिका देशों में या अमेरिका जैसे देशों में इसका वाणिज्यिक ज़रूरतों अनुरूप उत्पादन किया जाता है। भारत में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन क्या है? बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी से लगे भारत के तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो ये हैं कलपकम। क्या है? कलपकम। ये याद रखें यहाँ पर। इसके बाद में देखो, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और स्थापना होती है 1984 में। इसकी स्थापना में भारत को रूस की सहायता मिली। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। डिगबोई असम में स्थित है और यहाँ देश का पहला तेल शोधक संयंत्र है डिगबोई। रानीगंज पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख कोयला उत्खनन क्षेत्र है। चंद्रपुर ये महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर क्या है? सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद में देखो यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये हैं कंटूर विधि। कंटूर विधि का नाम याद रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए कंटूर विधि यानी समोच्च विधि का प्रयोग किया जाता है। कंटूर विधि का अधिकांश उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है और इसमें पौधे सीधी रेखा में लगाकर जमीन की रेखा के आवश्यकता अनुसार पौधों में पानी दिया जाता है। इस विधि में अन्य विधियों से अधिक वृक्ष लगाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों, समोच्च विधि के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 42 नंबर का क्वेश्चन है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है। कोयला का सर्वाधिक उपयोग ये ऊर्जा उत्पादन में होता है। ताप विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला प्रयुक्त होता है। कोयला का उपयोग लौह इस्पात संयंत्रों में भी किया जाता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो सदियों पूर्व मृत पेड़ पौधों के अवशेषों से निर्मित हुआ है। इसके निर्माण में भूवैज्ञानिक
प्रक्रियाओं का सर्वाधिक महत्व है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। इसकी घोषणा कब की थी? 1972 में। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। यह भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है, 5 जून ये तो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसको भी आप नोट कर लें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन है 44 नंबर का, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लाखों लोग प्रभावित हुए। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से लाखों लोग प्रभावित हुए। यह विश्व की एक भीषण औद्योगिक दुर्घटना है और इस दुर्घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यूनियन कार्बाइड कंपनी द्वारा भोपाल संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट से कीटनाशक बनाया जाता था। वर्ष 2006 में सरकार द्वारा जमा किए गए शपथ पत्र में माना कि प्रत्यक्षतः 5,58,125 लोग इस गैस त्रासदी से प्रभावित हुए, यानी 5,58,125 लोग इस गैस त्रासदी से प्रभावित हुए और सरकार ने इस दुर्घटना में 3,787 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। भोपाल गैस त्रासदी का मानवीय समुदाय तथा पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। वर्ष 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 कहा गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वन्यजीवों, पक्षियों, वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करना है और इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं जो संरक्षण तथा अपराधों के उच्चतम दंड निर्धारित करती है। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर 46 नंबर का क्वेश्चन, वन्यजीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? वन्यजीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। वन्यजीवों के कम होने का क्या कारण है? प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। 47 नंबर का क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो यह है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन याद रखें यहाँ पर। सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनस्पति से संबंध है जो ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हेरिटिएरा फॉर्म्स, यह इसका वैज्ञानिक नाम है और सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व में सुंदरी वृक्षों का 70% हिस्सा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पर ज्वारीय वन के बारे में। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया ये, और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया। इस चिन्ह में 4 शेर जो चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं। इसके नीचे एक गोल आधार पर 4 पशु अंकित है, हाथी, बैल, घोड़ा, सिंह। प्रत्येक पशु बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे साथियों। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया, कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्तंभ से। सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया और इस चिन्ह में 4 शेर है जो चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं। इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, इसके नीचे एक गोल आधार पर 4 पशु अंकित है,
हाथी, बैल, घोड़ा, सिंह। प्रत्येक पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है। इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। और इस प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से लिया गया है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखो। बेलाडीला खदान जानी जाती है। बेलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए। और यह दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में स्थित है। सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास। सतनाम पंथ के संस्थापक कौन? गुरु घासीदास। और इसका जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरोधपुरी ग्राम, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़ में हुआ। गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा को वर्जित किया, समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा तथा कई वर्णों में बांटने वाली जाति व्यवस्था का विरोध किया। 51 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसका है? वी.ए. स्मिथ का यह कथन है साथियों। भारत में असमानता का मुख्य कारण, भारत में असमानता का जो मुख्य कारण है वो क्या है? गरीबी। 53 नंबर का क्वेश्चन है। विविधता को बढ़ाता है, विविधता को बढ़ावा कौन देता है? तो रेलगाड़ी से यात्रा करना ये विविधता को बढ़ावा देता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो याद रखना 26 नवंबर 1949 और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया में समय कितना लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग इसमें, और अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूचियाँ कितनी है? 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में। और वर्तमान में देखें तो 22 भाग है इसके और 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद में विविध खंड उपखंड के माध्यम से बढ़ोतरी की गई है, अतः इसकी संख्या कितनी है? 478। 55 नंबर का क्वेश्चन है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और 11 दिसंबर 1946 को ये आपको याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 56 नंबर का क्वेश्चन है। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार। तो ये है संवैधानिक सरकार। 57 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? राज्यों का संघ। और भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत भारतीय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अनुच्छेद 1 के अनुसार बात करें तो भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के साथ ही भारत को एक संघ स्वरूप प्रदान किया गया। उसके बाद में 58 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है ये। और भाग 20 के अनुच्छेद 368 द्वारा संसद को संविधान एवं इसकी अवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। 59 नंबर का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया? लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया? यूनानी भाषा से। लोकतंत्र शब्द यूनानी भाषा के डेमास तथा क्रोशिया से मिलकर बना है, जिसमें लोक का अर्थ है लोग, डेमास, तथा तंत्र का अर्थ है शासन, क्रोशिया। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन। जनता का शासन। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है?
तो लोकतांत्रिक। किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने कुल 60 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं विस्तृत रूप में। और इस सीरीज को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी में सीरीज का फायदा उठा सके। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।